हेलो। तो पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कंपनी रूल के बारे में, है ना। 1773 से 1773 से 1853 तक के बारे में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्राउन रूल के बारे में। क्राउन रूल के दौरान क्या क्या रूल्स आए, क्या क्या लॉ आए। तो क्राउन रूल जो कि चला है हम जानते हैं 1857 यानी 1857 के विद्रोह के बाद आ गया था क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक। इस दौरान तक हमारा क्राउन रूल रहा था। क्राउन रूल बोलने का मतलब भारत में डायरेक्ट ब्रिटेन पार्लियामेंट का शासन था, वहाँ से डायरेक्ट रूल बन के आता था। तो इसके दौरान सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके पहले वाले एक्ट सबको हम लोग बोलते थे रेगुलेटिंग एक्ट या फिर बाद में चार्टर एक्ट बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्राउन रूल के दौरान जो भी रूल्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो सबसे पहला जो आया था इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, है ना। 1858 में आया था, जो ये बात डिक्लेयर किया था कि अब भारत में क्राउन का शासन है, मतलब यहाँ ब्रिटेन की रानी यहाँ की शासक है। यानी यहाँ पे पार्लियामेंट, ब्रिटेन का पार्लियामेंट डायरेक्ट अब रूल कर रहा है। कंपनी को हटा दिया गया था, कंपनी को बंद कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। तो इस एक्ट में सबसे पहला बात क्या था, इस एक्ट में सबसे पहले इसी बात का प्रोक्लेमेशन किया गया था कि यहाँ पे सबसे पहले इसी बात का प्रोक्लेमेशन किया गया था कि यहाँ पे क्या हो गया है, भारत में अब कंपनी रूल समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त हो गया है और यहाँ पे किसका शासन स्टार्ट हो गया है। अब क्वीन विक्टोरिया। अब क्या है, क्वीन विक्टोरिया क्या है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया है ना। क्वीन विक्टोरिया यहाँ की रानी है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था हमेशा के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गया था। और क्या हुआ था, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में, ऑब्वियस बात है, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे सभी को ख़त्म हो गया था, सभी कोई ख़त्म हो गए थे। अब इसके बाद साथ में एक और क्या हुआ था, तो अब यहाँ पे शासन किस तरह से होगा। तो यहाँ पे शासन का व्यवस्था इस तरह से बनाया गया कि ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंदर में एक सेक्रेटरी, एक वहाँ के कैबिनेट मंत्री होंगे जो कि जिनको एक पोस्ट दिया जाएगा, वो पोस्ट कहलाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक एक नया पोस्ट का निर्माण हुआ इस एक्ट के तहत। ये कौन होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक कैबिनेट मंत्री होगा ब्रिटेन पार्लियामेंट का। ब्रिटेन पार्लियामेंट का एक कैबिनेट मंत्री के लेवल का एक व्यक्ति होगा जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पोस्ट पे बैठाया जाएगा, है ना। और ये इंग्लैंड में रहेगा, वहाँ से ये शासन करेगा, वहाँ से ये एक तरह से जितने भी इंडिया के अफेयर्स है उसके बारे में ये देख रेख करेगा। और इसको सपोर्ट करने के लिए क्या होगा, इसका एक काउंसिल भी बनाया गया। 15 मेंबर्स का काउंसिल होगा, 15 सदस्य का एक काउंसिल होगा जो इसको 15 मेंबर काउंसिल होगा जो इसको एक सहायता करेगा। अच्छा, ये पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बन के आए थे उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली जो थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, फॉर इंडिया, है ना। इतना सही बात था। अच्छा, ये भी पूछा जाता है यहाँ से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इसके तहत क्या हुआ कि पहले जो गवर्नर जनरल कहलाते थे इंडिया के, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कहलाते थे, अब उनका नाम चेंज हो गया। नाम चेंज क्या हो गया, उनको एक और नाम से बुलाया जाने लगा, वाइसराय के नाम से। ऐसा नहीं है कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनको नहीं बोलते थे, इनको ऐसे भी बोल सकते थे, वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता था, वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, पहले फर्स्ट वाइसराय या पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोनों जो थे वो कौन थे, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन हुए थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया का उपाधि इन्होंने ही लिया था। वाइसराय का उपाधि सबसे पहले इन्होंने ही लिया।
इतना सही बात था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ बातों है, बस क्या है कि डिक्लेरेशन किया गया कि कंपनी का शासन खत्म हो गया, अब क्वीन विक्टोरिया यहाँ की शासक है, इम्प्रेस ऑफ इंडिया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक एक नया पोस्ट का निर्माण किया गया, जिसके अंदर तहत 15 मेंबर होंगे जो इसको सहायता देंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कैसा पोस्ट है, तो ये कैबिनेट मंत्री के तहत की तरह काम करेंगे। ब्रिटेन पार्लियामेंट में जो एक कैबिनेट मंत्री का अधिकार हक होता है ना, जो पोस्ट होता है उस लेवल के होंगे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि डायरेक्ट आंसरेबल होंगे ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंदर में, है ना। इंडिया के बारे में जितना भी ब्रिटेन पार्लियामेंट के सवाल अंदर में सवाल होगा, है ना, जितना भी इसके तहत सवाल जवाब होगा वो उनसे लिया जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ऐसे व्यक्ति पहले कौन थे, लॉर्ड स्टैनली थे। और इसके तहत क्या किया गया था, वाइसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, वाइसराय को, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइसराय का एक उपाधि दिया गया। लॉर्ड कैनिंग थे ऐसे पहले वाइसराय ऑफ इंडिया। इतना सा बात था। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, या इसको हम बोल सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया। अब यहाँ से क्या शुरुआत होता है, अगर हम बात करें कि यहाँ से एक तरह से शुरुआत हो रहा है भारतीयों को, है ना, पार्लियामेंट के व्यवस्था के अंदर में लेके आने का। तो एक बात समझते हैं, यहाँ पे भी एक काउंसिल था जो कि काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से ही बोला जाता था, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सहायता करते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को जो सहायता देते थे उसको भी काउंसिल ऑफ इंडिया ही कहा जाता था। और इस साथ में एक काउंसिल यहाँ भी था, भारत के अंदर में भी था, भारत में भी था, जो कि यहाँ के वाइसराय को हेल्प करते थे, या वाइसराय के पास एक तरह से पार्लियामेंट का काम करते थे। वाइसराय को कोई भी डिसीजन लेना होता था तो उनसे बात करते थे, उनका सहमति मिलता था, है ना, वोटिंग होता था। उस तरह से एक काउंसिल भारत में भी था। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या किया गया था, कि इसमें क्या किया गया कि दो काउंसिल हुआ करता था। हम लोग पढ़े थे 1853 के तहत दो काउंसिल हुआ करता था, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो जो यहाँ पे क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का या वाइसराय का जो काउंसिल होगा, वाइसराय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में क्या किया गया था, भारतीयों को भी जगह दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भारतीयों को भी जगह दिया गया। अब भारतीयों को तो जगह दिया गया, लेकिन वो किस तरह से मतलब उनको एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह जगह किया। बहुत सारा हक उनके पास नहीं था, बहुत सारा अधिकार नहीं था, लिमिटेड अधिकार के साथ उनको इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दिया गया था। तो 1861 के तहत 3 भारतीय मेंबर्स को जगह दिया था। कौन से थे वो, एक थे बनारस के राजा थे, उनको दिया गया था। पटियाला के महाराजा थे, उनको दिया गया था। और एक दिनकर राव नामक थे, एक व्यक्ति थे, वो महाराज सिंधिया जो मध्य प्रदेश में है अभी, तो उनके समय में उनके अंदर में रहते थे श्री दिनकर राव, उनका एक मंत्री के रूप में थे। तो वो भी उन तीनों व्यक्ति को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज इंडियन जगह दिया गया था। यानी और यहाँ पे क्या किया गया था इस इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा, कि जो शुरुआत किया गया था तुम्हारा वहाँ पे 1833 वाले में जो शुरुआत किया गया था कि जितना भी लेजिस्लेटिव पावर होगा, जो तुम्हारा बॉम्बे मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर्स होगा वहाँ का, है ना, वहाँ के गवर्नर का, उनको ख़त्म कर दिया गया था। यानी एक तरह से सेंट्रलाइज किया गया था पावर। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत क्या किया गया था कि जो बॉम्बे और मद्रास वाले जो प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे, उनको लेजिस्लेटिव पावर वापस से दे दिया गया। यानी डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत शुरुआत हुआ। जिसके तहत क्या हुआ, अच्छा एक और हुआ यहाँ पे कि फिर बंगाल को भी अलग किया गया। बंगाल तो पहले हम लोग जानते थे कि बंगाल में क्या होता, बंगाल में वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया जो थे, वही बंगाल का भी गवर्नर हुआ करते थे। तो फिर बंगाल को भी लेजिस्लेटिव पावर दिया गया। बाद में जाके 1862 ईस्वी में उनको तो दिया ही गया, बॉम्बे और मद्रास को तो दिया ही गया 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव पावर। साथ में बंगाल को भी दिया गया 1862 के अंदर में।
नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस हुआ करता था उस टाइम, उसको भी दिया गया बाद में 1886 में जाके। और एक था पंजाब, वहाँ पे भी जाके 1897 तक में वहाँ उस प्रांत को भी क्या दिया गया, लेजिस्लेटिव पावर दिया गया। यानी इस एक्ट के तहत क्या हुआ, एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरुआत हुआ, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। और साथ में क्या हुआ इसके तहत कि 1860 ईस्वी में 1860 में सबसे पहली बार भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार बजट को पेश किया गया था, है ना, इंडियन बजट को पेश किया गया था 1860 ईस्वी में। और किसके द्वारा पेश किया गया था, जेम्स विल्सन नामक एक अधिकारी थे, जेम्स विल्सन। इन्होंने बजट को पेश किया था, फर्स्ट इंडियन बजट जो पेश किया गया था वो 1860 ईस्वी में किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत और क्या काम हुआ था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारतीय जो इंडियन सिविल सर्विसेज था, इसमें भारतीयों को नियुक्ति शुरुआत हुआ। भारतीयों की नियुक्तियों की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बाद ही इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों को भी लिया जाने लगा। इसके बाद और क्या हुआ था, इसके तहत यहाँ पे इनकम टैक्स का शुरुआत हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारत में अब इनकम टैक्स दिया जाने लगा, लोगों से इनकम टैक्स लिया जाता था। तो यहाँ से जो इनकम टैक्स का जो शुरुआत हुआ वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा ही हुआ। इसी कारण से लॉर्ड कैनिंग जो है उनको फादर ऑफ इनकम टैक्स भी कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग को फादर ऑफ इनकम टैक्स भी कहा जाता है। और क्या हुआ यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा जो आज के टाइम में हम सुनते हैं ऑर्डिनेंसेस का जो प्रावधान था ये यहीं से शुरुआत हुआ। सबसे पहला यहाँ से गवर्नर के पास यानी वाइसरॉय ऑफ इंडिया के पास ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। ऑब्वियसली इसका आज के टाइम में भी 6 मंथ्स इसका वैलिडिटी पीरियड होता है ना, 6 महीने का वैलिडिटी पीरियड होता है ऑर्डिनेंसेस का। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक तरह से मतलब जब हम बाईपास करते हैं अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाईपास करके इनसे बिना राय लिए हुए क्या किया गया, कोई कानून बना दिया जाए, है ना। अगर इमरजेंसी केस लग रहा है वाइसराय को तो वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं और इसका वैलिडिटी कितना होगा, 6 महीने का होगा। और इनको इस 6 महीने के अंदर अगर इस ऑर्डिनेंस को कानून बनाना है तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को इसको अप्रूव करना पड़ेगा। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको अप्रूव नहीं करता है 6 महीने के अंदर तो ये ऑर्डिनेंस फिर रद्द हो जाएगा। फिर से इसको वाइसराय को ऑर्डिनेंस फिर बाद में फिर से इशू कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंतराल में इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को इसको अप्रूव करना होगा। ये 6 महीने का वैलिडिटी हुआ करता था, जो आज के टाइम में भी हमारा ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी 6 महीने का ही होता है। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंडियन पेनल कोड जिसको हम लोग IPC बोलते हैं, यानी जिसके तहत बहुत सारा हमारा कानूनी व्यवस्था है ना। इंडियन पेनल कोड IPC का भी शुरुआत इसी इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा किया गया 1861 में, है ना। इंडियन पेनल कोड जिसके तहत अलग अलग कानून अलग अलग क्राइम के लिए सज़ा है, इसके तहत इसको कोड किया गया है ना। कैसा इस तरह का क्राइम है तो कितना सज़ा होगा, क्या प्रावधान है उसके तहत, है ना, बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह का जितना भी प्रावधान है ये इंडियन पेनल कोड के अंदर इसको कोड इसको लिखा गया है। इसका शुरुआत इंडियन पेनल कोड का शुरुआत भी इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत ही हुआ। लॉर्ड कैनिंग थे इस समय हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अच्छा, एक और काम किया था शुरुआत, लॉर्ड कैनिंग जब वाइसरॉय बन के आए थे तो उन्होंने 1859 में ही, लॉर्ड कैनिंग जब वाइसरॉय बन के आए थे तो उन्होंने 1859 ईस्वी के अंदर में क्या किया था, एक पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जो आज के टाइम में हम लोग देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अलग अलग मंत्रालय बना देते हैं। किन्हीं को HRD है, किन्हीं के पास होम मिनिस्ट्री है, यानी अलग अलग कैबिनेट मंत्री के पास अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसको वो देख रेख करेंगे, है ना। तो इस तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम का शुरुआत भी लॉर्ड कैनिंग ने ही किया था। लॉर्ड कैनिंग 1859 में ही इन्होंने कर दिया था। हालांकि जब ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया तो इसके तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जब आया तो इसके तहत भी इसका व्यवस्था किया गया, है ना, कि पोर्टफोलियो सिस्टम होगा। वाइसराय के अंदर जितने भी एग्जीक्यूटिव होंगे उसमें वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होंगे, है ना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक बात समझना, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को नहीं दिया जाएगा पोर्टफोलियो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर होंगे
उनको पोर्टफोलियो दिया जाएगा। और भारतीयों को किस में जगह दिया गया था? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो आज इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो आज के हमारा कैबिनेट जिस तरह से होता है, जिनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, वो हो गया एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो हमारे जो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की तहत बिहेव करते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का शुरुआत भी 1861 के द्वारा, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम को हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरह से कानून के रूप में बनाया गया। हालांकि लॉर्ड कैनिंग इसका इस्तेमाल 1859 से ही कर रहे थे। और लॉर्ड कैनिंग के पास और भी बहुत सारा श्रेय जाता है, उसको हम हिस्ट्री में पढ़े हैं। उन्होंने जैसे उनको हम लोग लॉर्ड कैनिंग को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीय डिपार्टमेंट्स को पूरा क्लासीफाई किया था, किस तरह से व्यवस्था है। जैसे हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, उसमें क्या हायरार्की होगा, है ना। वो जितना भी व्यवस्था है, चाहे वो पुलिस सिस्टम हो, चाहे जुडिशियरी हो, सब जगह उन्होंने एक तरह से क्लासीफाई किया था डिपार्टमेंट्स को। इस कारण से लॉर्ड कैनिंग को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत इसका भी व्यवस्था किया गया कि हाई कोर्ट्स को खोला जाएगा, है ना। हाई कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे हाई कोर्ट खुलेंगे? तो इसके तहत व्यवस्था किया गया था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता में तो पहले से सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन अब कलकत्ता में हाई कोर्ट भी खुलेगा। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ पे किसका व्यवस्था होगा? हाई कोर्ट का, है ना। ये 1862 में इसको ओपन कर दिया गया था। सबसे पहले कलकत्ता से शुरुआत हुआ था ये, लेकिन इसका व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था कहाँ से आया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत आया। बाद में जाके एक आगरा में भी खुला था। आगरा में भी 1866 में आगरा हाई कोर्ट को खोला गया था। बाद में यही आगरा हाई कोर्ट हम लोग जो आज हम जानते हैं आगरा हाई कोर्ट को आज के टाइम में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। बाद में 1919 या 20 के आसपास में 1919 में या 1920 के आसपास में क्या किया गया था? इस आगरा हाई कोर्ट को चेंज करके इसको जगह पे बदल के इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। आज भी वहीं पे है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके बाद आते हैं, और इसी के दौरान इसके बाद क्या हुआ था? 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया था। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट 1892। इसके बाद आते हैं लगभग 30 सालों के बाद फिर से एक एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यानी हम समझ रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारतीयों को इसमें जगह मिल रहा है। भारतीयों को धीरे धीरे पहले, लेकिन जब शुरुआत में जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जगह मिला तो पावर कुछ नहीं था वैसा बहुत खास, लेकिन उनको जगह जरूर मिला था। यानी एक तरह से वहाँ पे शुरुआत हुआ था। अब 1892 को हम बोल सकते हैं सही मायने में भारत में एक तरह से पार्लियामेंट्री व्यवस्था का शुरुआत हुआ। अगर सही मायने में बोला जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का शुरुआत भारत में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा ही हुआ था। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हुआ करते थे, पहले 3 हुआ करते थे, उनको बढ़ा दिया गया था। कहाँ कहाँ पे? अच्छा, एक बात और समझते हैं। इस समय हुआ जब हम लोग देख रहे थे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, मद्रास प्रेसिडेंसीज, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, सबको क्या किया गया था? वहाँ पे उनको अपना लोकल, यानी एक तरह से प्रोविंशियल लेजिस्लेटर का भी उनको शुरुआत हो गया था। एक तरह से मतलब वो राज्य में भी लेजिस्लेटर होगा, यानी राज्य के अंदर में, प्रांत के अंदर में जो गवर्नर होंगे उनको भी लेजिस्लेटर हो, उनके पास भी लेजिस्लेटिव मेंबर होंगे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत क्या किया गया कि चाहे वो सेंट्रल लेवल पे, यानी सेंट्रल लेवल मत बोलने का मतलब चाहे वो वाइसराय का लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे प्रांत लेवल पे यानी प्रोविंसेस लेवल पे, चाहे वो कोई बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, आगरा प्रेसिडेंसी हो, कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो, मद्रास प्रेसिडेंसीज हो, यहाँ के जो गवर्नर होंगे उनका भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को जगह दिया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत क्या हुआ कि उस यानी प्रोविंशियल
लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या को और बढ़ाया गया। पावर बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन संख्या जरूर बढ़ाया गया, है ना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ यही है यहाँ पे, यानी मेंबर्स का संख्या बढ़ गया, इंक्रीज्ड इन नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। कहाँ कहाँ पे, चाहे वो सेंट्रल का लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो प्रोविंसेस का लेजिस्लेटिव असेंबली हो, काउंसिल हो, असेंबली नहीं बोलते सॉरी, काउंसिल, है ना। चाहे वो सेंट्रल के लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों जगह, सेंट्रल के भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेवल पे भी भारतीयों का संख्या को बढ़ाया गया। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी, संख्या तो बढ़ा दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारतीय लोग मेजॉरिटी में आ गए। अभी भी मेजॉरिटी में कौन थे, ऑफिशियल मेंबर्स। अच्छा, नॉन ऑफिशियल बोलने का मतलब होता है भारतीय, मतलब इस तरह से इनके पास लिमिटेड पावर्स है। ऑफिशियल मेंबर्स बोलने का मतलब होता है यूरोपियंस, यानी अंग्रेज, जिनके पास ज़्यादा पावर्स हुआ करता था, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे भारतीयों की संख्या तो बढ़ा दिया गया। अच्छा, इनको कुछ पावर भी दिया गया, थोड़ा सा पावर बढ़ा दिया गया। अब इनको क्या पावर दिया गया कि आप जो है डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं, यानी आप बजट पे जो भी सवाल है, अगर बजट पेश किया जा रहा है, आप बजट पे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपको वोट देने का राइट नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, बट वोट देने का राइट नहीं है। डिस्कशन तो आप कर सकते हैं बजट वगैरह पे, है ना, जो भी चीज़ इशूज आ रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में, आप डिस्कशन कर सकते हैं, बट वोटिंग का राइट नहीं था यहाँ पे। इनके पास नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहाँ पे, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, यहाँ पे इनको डिस्कशन तो कर सकते थे लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते थे। और कुछ तरह से एक तरह से हम समझ सकते हैं कि भारत में चुनाव का जो इलेक्शन का जो शुरुआत हुआ एक तरह से, हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे, लेकिन एक तरह से इलेक्शंस का जो शुरुआत हुआ, इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ था इस एक्ट के अंदर में, लेकिन एक तरह का व्यवस्था किया गया जिसके तहत जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे वो एक तरह के इलेक्शन के द्वारा आएंगे। यानी इसलिए हम बोल रहे थे कि पार्लियामेंट्री व्यवस्था का शुरुआत एक तरह से बोला जाए तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत ही हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स जो है वो वीडियो के लिंक में एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम इसका PDF भेज दिए हैं। इस नोट्स, इसका पूरा नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, यहाँ 1892 के अंदर इतना ही हुआ था, कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। खास तो हुआ था बस इस मायने में कि एक तरह से पार्लियामेंट्री व्यवस्था का शुरुआत हुआ भारत में। इसके बाद आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या है, ये मॉर्ले मतलब थे उस टाइम जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे वो लॉर्ड मॉर्ले थे, है ना। ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिस पोस्ट का शुरुआत किया गया था 1858 के कानून के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा जो इस पोस्ट का शुरुआत किया गया था। ये लंदन में रहते थे, ये लंदन बेस्ड है, मतलब यूके में बेस्ड रहते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, ये कौन थे, वाइसराय ऑफ इंडिया थे, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अब इसके तहत क्या हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट था इसको लेके बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था उस टाइम। क्यों, इसके अंदर कम्युनल इलेक्ट्रेट का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत कम्युनल इलेक्ट्रेट का शुरुआत हुआ था। अच्छा, कम्युनल इलेक्ट्रेट या जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट इलेक्ट्रेट। अब हुआ क्या था सेपरेट इलेक्ट्रेट के अंदर में, सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स, यानी या इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनल
इलेक्ट्रेट, कम्युनल इलेक्ट्रेट। तो इसके तहत क्या हुआ था कि मुस्लिम लोग ने जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उनके साथ बहुत बार मीटिंग वगैरह करके उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम है भारत में उनका जो अधिकार है वो भारत यहाँ के हिंदू जो लीडर है उससे हमारा पूरा नहीं होगा, हमारा सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो इसलिए हमको एक तरह से क्या दिया जाए, हमको अधिकार दिया जाए, है ना, कि हमको एक तरह से हमारा सेपरेट इलेक्ट्रेट हो। सेपरेट इलेक्ट्रेट बोलने का मतलब कुछ सीटें फिक्स किया जाए जहाँ पे कुछ मुस्लिम मेजोरिटी मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे केवल और केवल मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं वोट के लिए, इस तरह का व्यवस्था किया जाए। तो इसका बहुत विरोध किया गया था कांग्रेस वगैरह के द्वारा, सभी जो पार्टियां थी, सिर्फ मुस्लिम लीग वगैरह यहाँ इसके सपोर्ट में थे। तो इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा इस कम्युनल इलेक्ट्रेट यानी सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स को बना दिया गया था कानून। अब जो होंगे क्या होंगे, कुछ कुछ जगह पे सीट्स फिक्स कर दिया गया था, यहाँ से केवल मुस्लिम ही आ सकते हैं। तो ये था यहाँ से। तो इस कारण से क्या बोला जाता है, लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट भी बोला जाता है। इसी कारण से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट भी बोला जाता है। इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट के नाम से लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। अच्छा, और इसमें क्या हुआ था इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया था, जो भी संख्या था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो यानी प्रोविंसेस लेवल पे हो, फिर से संख्या बहुत बढ़ा दिया गया था। फिर से क्या किया गया था, संख्या को बहुत बढ़ा दिया गया था। हालांकि जो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें मेजोरिटी अभी भी नहीं दिया गया था। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें मेजोरिटी अभी भी नहीं था भारतीय लोगों को। लेकिन जो प्रोविंसेस वाले था, जो कि राज्यों में था, यहाँ पे मेजोरिटी दे दिया गया कि उनका संख्या जो भारतीय होंगे, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, वो मेजोरिटी में आ गए थे, है ना, उनका संख्या ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनका संख्या ज़्यादा, उनको मेजोरिटी में नहीं दिया गया था। अच्छा, और साथ में क्या किया गया था, यहाँ पे एक और काम हुआ कि अभी तक तो भारतीय सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स बन पा रहे थे। तो इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा क्या हुआ कि अब जो भारतीय जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में भी नियुक्त किए जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में भी। तो जो पहले भारतीय थे इसमें वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। उन्होंने ये पहले भारतीय थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह पाया था, है ना। और ये किस मेंबर के रूप में, ये लॉ को हैंडल करते थे, कानून व्यवस्था को देखते थे। जैसे अभी हमारे रविशंकर प्रसाद है कानून मंत्री, तो उस तरह से सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे वो लॉ से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए थे। लॉ वाला जो लॉ मेंबर थे, ये एक तरह से बोल सकते हैं। तो इतना सा बात हुआ था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, है ना। ये सेपरेट इलेक्टेड जाके बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल किया था, है ना, जिसके कारण से बाद में हम बोल सकते हैं एक तरह से मुस्लिम पाकिस्तान का निर्माण हो गया। तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आई होप सभी पॉइंट्स में हम कवर कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, हाँ, कुछ पॉइंट्स बच गया है। क्या था पॉइंट, ये कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर है उनको थोड़ा सा पावर और दिया गया। पहले क्या था कि वो बजट पर डिस्कशन तो कर सकते थे लेकिन उस पर वोट नहीं कर सकते थे, अभी भी वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, वो उस पर रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि ये हम इस पर एकदम राज़ी नहीं होते, ये गलत है, ये हमारा रिजोल्यूशन है, ये हमारा इस पॉइंट पे हमारा ये राय है, इस तरह का वो रिजोल्यूशन पास कर सकते थे। और क्या कर सकते थे, पहले ऐसा होता था कि एक बार आपने क्वेश्चन पूछा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, आपको जो आंसर देना था उस मेंबर के द्वारा, उसने आंसर दे दिया, आप संतुष्ट हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या किया गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वापस से दोबारा आप पूछ सकते हैं, और आप अपने तरफ से भी कोई मामले को डिस्कशन के लिए ला सकते हैं। जैसे आपको लगता है कोई एक इशू है ना, जिसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है,
जिसके बारे में सरकार वाइसराय को आप कुछ बताना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक, कोई भी मैटर आप डिस्कशन के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाल सकते थे। इतना सा थोड़ा सा पावर दिया गया, लेकिन अभी भी वोटिंग का पावर इनके पास नहीं था। ठीक है, तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट हमारा 1909, जिसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको क्या बोला जाता है, ऑब्वियसली मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी ऑब्वियसली यहाँ से तो समझ में आ ही गया होगा। लॉर्ड मॉन्टेगू कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। 1909 के बाद 1919 का बात है, 10 साल के बाद का बात है। और लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय ऑफ इंडिया थे। अब हुआ क्या यहाँ पे फिर से भारतीयों को थोड़ा और पावर देने का कोशिश किया गया, है ना। मतलब एक तरह से बुर्बक बनाया जा रहा है, आपसे बोल रहे हाँ और पावर दे रहे हैं, लेकिन रियल मायने में कोई पावर आ नहीं रहा है ना। सब कुछ खुद हैंडल करके रखे थे। यहाँ पे भी वही किया गया, यहाँ पे भी बोला हम आपको पावर दे रहे हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल मायने में कोई पावर आया नहीं हाथ में। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ पावर तो बढ़ा दिया, लेकिन अब क्या किया, सेंट्रल सब्जेक्ट्स, अब जो सब्जेक्ट पे कानून वगैरह बनता था प्रोविंसेस में, राज्यों में, वहाँ पे क्या किया गया, 2 सब्जेक्ट में बांट दिया गया। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, यानी कुछ विषय जिस पे यानी प्रोविंसेस का लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल और उस प्रोविंस का गवर्नर मिलके कानून बनाएगा, काम करेगा। और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स मतलब ये वैसे सब्जेक्ट जहाँ पे उस प्रोविंस का गवर्नर और उस गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस पे सब्जेक्ट बनाएगा, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाईपास किया जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें भारतीय मेंबर्स है ज़्यादा, जिसमें भारतीय मेंबर्स की संख्या ज़्यादा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नहीं रखा जाएगा इन सब्जेक्ट्स को। जैसे कौन सा सब्जेक्ट हुआ करता था इसमें, डिफेंस होता था, है ना, हमारा एक और आता है, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन होता है ना, इस तरह का सब्जेक्ट जो ज़्यादा रियल मायने में, फाइनेंस हुआ, जो रियल मायने में जो ज़्यादा पावरफुल सब्जेक्ट्स है उनको इस रिजर्व सब्जेक्ट में रखा गया। और इस रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कानून बना सकता था, गवर्नर और इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर, अच्छा हम ये स्टेट सब कहाँ का बात कर रहे हैं, ये प्रोविंस का बात कर रहे हैं हम अभी, इस प्रोविंस लेवल पे बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल लेवल पे बात नहीं कर रहे अभी हम, ये हम प्रोविंस लेवल पे बात कर रहे हैं। प्रोविंस लेवल पे क्या हुआ, राज्य प्रांत के स्तर पे क्या हुआ, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, है ना, यानी जितने भी विषय जिस पे कानून, जितने भी डिपार्टमेंट थे, उसको बांट दिया गया। एक तरह का सब्जेक्ट को रिजर्व सब्जेक्ट में रखा गया, एक को सेंट्रल सब्जेक्ट में रखा गया। अरे कुछ हमको सॉरी, रिजर्व सब्जेक्ट, और इसको हम सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं बोलते थे, सॉरी, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स बोलते हैं, मेरा मिस्टेक। तो सेंट्रल सब्जेक्ट कहाँ होता है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होता है, सॉरी। तो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, तो रिजर्व सब्जेक्ट पे क्या होता है, केवल गवर्नर और इनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना सकता है, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। यानी यहाँ पे पूरी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाईपास कर दिया गया। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में बहुत थोड़ा कम इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट था, ठीक है। इसमें क्या था, यहाँ पे गवर्नर तो रहेगा, लेकिन गवर्नर किसके सहायता से, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सहायता से। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भारतीयों का संख्या मेजॉरिटी में होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत, है ना। ये हो गया ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर में। यानी एक तरह से क्या किया गया कि प्रोविंस में आपको, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रोविंसेस में मेजॉरिटी तो दे दिया गया था आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत, लेकिन रियल मायने में आपके पास पावर आया नहीं था, है ना। आपको छोटा मोटा काम पे फंसा के रखा गया था। अच्छा, इस तरह का जो सिस्टम हुआ, यानी राज्यों में 2 लेवल पे गवर्नमेंट है ना, राज्यों में 2 लेवल पे है, एक इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है।
इसी को हम लोग बोलते हैं डायरकी सिस्टम। जब जब क्या हुआ, इस गवर्नमेंट दो लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, दो अलग अलग मेरा पावर सेंटर, पावर हाउस है, दो अलग अलग पावर है, जगह पावर बटा हुआ है ना। और दोनों, अब इसके पास जाएगा, बोलेगा नहीं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनके पास है। इस तरह से ये जो डायरकी सिस्टम था ये इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। ये हमारा कब से कब तक चला, 1919 से 1935 तक चला ये सिस्टम। 1919 से 1935 तक ये सिस्टम चलता रहा, ये वाला, है ना। अच्छा, और जो सेंटर, ये तो था, ये कुछ सब्जेक्ट्स था जिस पे राज्य कानून बना सकते थे, उसमें इस तरह से बांट दिया गया। लेकिन और भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था वो तो सेंट्रल सब्जेक्ट के अंदर में था, यानी जो हमारा वाइसराय है वो कानून बना सकता था। और वहाँ पे कौन था, वहाँ पे सिंपल था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। वहाँ पे अभी भी भारतीय मेजोरिटी में नहीं थे, सेंट्रल लेवल पे, यानी ऊपर में जाए तो वाइसराय के लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, वहाँ पे भारतीयों का संख्या में अभी भी मेजोरिटी नहीं दिया गया था। हम ये पढ़े थे यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के दौरान अंदर में कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत भारतीयों को, यानी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, वो मेजोरिटी में नहीं आए थे, प्रोविंसेस में मेजोरिटी में दे दिया गया था उनको। तो इस कारण से जो सेंट्रल सब्जेक्ट था, जो कुछ इंपॉर्टेंट और जो सब्जेक्ट थे जो मेन सेंट्रल सब्जेक्ट्स में आते थे, वहाँ पे तो ऑलरेडी वाइसराय का पूरा कंट्रोल है ना। तो भारतीयों को तो कोई मौका ही नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। इसके बाद आते हैं इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत और क्या काम हुआ। तो एक काम और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। क्या हुआ कि बाय कैमरलिज्म का व्यवस्था हुआ। बाय कैमरलिज्म, अच्छा, बाय कैमरलिज्म मतलब होता है, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा होता है, यानी दो सदन हुआ। जो ये दो सदन है, इसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं बाय कैमरलिज्म। तो क्या किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा बाय कैमरलिज्म का व्यवस्था किया गया। कहाँ पे, सेंट्रल और प्रोविंस लेवल दोनों पे, है ना। कुछ कुछ जगह पे बाय कैमरलिज्म आया था, हर एक राज्य हर एक प्रोविंस में नहीं हुआ। और साथ में क्या किया गया, एक तरह से बाय कैमरलिज्म तो आया ही था, एक और तरह से जो वोटिंग का राइट था उसको फ्रेंचाइज किया गया, लिमिटेड फ्रेंचाइज जिसको हम बोल सकते हैं। फ्रेंचाइज जो था वो लिमिटेड फ्रेंचाइज था, लिख सकते हैं लिमिटेड। इसको बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो वोट दे सकता है उसके पीछे कुछ क्या कर दिया गया, शर्त लगा दिया गया। कैसा शर्त, जैसे कि इतना इनकम आपके पास होना पड़ेगा तब आप वोट दे सकते हैं, या फिर एक आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, या मैट्रिक पास होना पड़ेगा, या 8th पास होना पड़ेगा तो आप वोट दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते हैं। या फिर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे तब आप वोट दे सकते हैं। इस तरह का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगा रहता था कि आप इस शर्त को पूरा कर पा रहे, इनकम टैक्स दे रहे कि नहीं दे रहे तो आप वोट दे सकते हैं। इस तरह का था। जैसे आज के समय में नहीं कि कोई भी 18 साल से ज़्यादा हुआ और उसका दिमागी हालत सही है तो वो वोट दे सकता है। तो इस तरह का फ्रेंचाइज का शुरुआत, लिमिटेड फ्रेंचाइज का व्यवस्था किया गया। तो चाहे वो इनकम हो, कितना इनकम है, चाहे आपके पास कितना ज़मीन है, कितना जायदाद है, ये सब के आधार पे लिमिटेड फ्रेंचाइज का व्यवस्था किया गया। और साथ में क्या किया गया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी यहाँ पे शुरुआत किया गया। इसको कब बनाया गया था, 1926 ईस्वी में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को गठन किया गया। अब एक बात और समझते हैं, पहले क्या होता था, उससे 1919 से पहले तक जो बजट आता था वो आता था सेंट्रल बजट, उसमें प्रोविंसेस अलग से बजट नहीं बनाते थे। लेकिन 1919 के अंदर में क्या किया गया, प्रोविंसेस और जो सेंट्रल बजट था उसको अलग अलग किया गया, यानी सेपरेशन ऑफ किसका सेपरेशन हुआ, प्रोविंशियल बजट, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट, सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट का सेपरेशन हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट काम हुआ यहाँ पे। अब हम लोग देखे थे 1833 वाले में, 1833 में, है ना, 1833 में नहीं, 1813 वाले में, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1813 वाले में हम लोग ने देखा था
ये जो अंग्रेज अफसर्स थे, इंग्लिश ऑफिसर्स थे, उनको सैलरी भारत के कॉन्सोलिडेटेड फंड से दिया जाता था, है ना। तो अब वापस से क्या हुआ 1919 में, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हुआ करते थे, ब्रिटिश जो एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, उनको सैलरी वापस ब्रिटेन से आने लगा, भारत से नहीं दिया जाने लगा, है ना। तो एक ये इम्पोर्टेंट काम हुआ था। इससे पहले आया था दादा भाई नेहरू जी ने दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था उन्होंने, जिसके तहत उन्होंने बताया था कि सारा भारत से सारा पैसा बाहर जा रहा है, अंग्रेज चूस रहे भारत को। तो उसके बाद इस तरह से एक व्यवस्था ये भी किया गया कि अब जो ब्रिटेन के जो ऑफिसर्स हैं उनको भारतीय कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं, सैलरी नहीं दिया जाएगा, अब ब्रिटेन सैलरी देगा। तो और एक व्यवस्था था इसमें, ये डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का 20 सालों के बाद एक तरह से क्या किया जाएगा, सॉरी 20, हाँ 20 सालों के बाद इसका क्या किया जाएगा, एक तरह से देखा जाएगा कि क्या किस तरह का व्यवस्था है, किस तरह का ये काम किया नहीं कर रहा है, कुछ इसमें सुधार का जरूरत है ना। सॉरी 20 साल नहीं, 10 सालों के बाद इसका था, 10 साल के बाद इसको चेक करना था, है ना। तो ये एक व्यवस्था था कि 10 साल के बाद हम देखेंगे अगर कोई सुधार का ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, तो हम इसको करेंगे। तो इसी के तहत क्या हुआ, 10 साल पुण्य से पहले ही, 10 साल हुआ भी नहीं, और इसके बाद क्या किया गया 1927 के अंदर में क्या किया गया, 1927 में क्या किया गया। अच्छा, ये जितना भी बात हम बोले सब मेरे सारे नोट्स में लिखा हुआ है, हम सभी बात को यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है वो लिख दे रहे हैं, बाकी मेरे नोट्स तुम देखोगे सारा का सारा बात समझ में आ जाएगा, वहाँ पे सारे बात को हम डिटेल में लिखे हुए हैं। तो 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन का काम क्या था, इस कमीशन का काम था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसको रिव्यू करना, देखना क्या सही है क्या गलत है, क्या इसमें सुधार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब के तहत। तो एक 7 मेंबर साइमन कमीशन का जो बना, साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ। एक 7 मेंबर का कमेटी था, 7 मेंबर कमेटी था, जिसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था समझ में आ गया, रिव्यू करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को रिव्यू करना था इस साइमन कमीशन का उद्देश्य। लेकिन क्या हुआ, जैसे ये भारत आया यानी इसका जब अनाउंस हुआ था तभी से वो जितने भी भारतीय लोग थे, जितने भी भारतीय पार्टी थी, चाहे वो कांग्रेस हो, है ना, और भी जो रीजनल पार्टी थे, सभी के सभी क्या किए, इसका विरोध शुरू कर दिए, है ना। सभी के सभी साइमन कमीशन का विरोध शुरू कर दिए कि गो बैक साइमन कमीशन, इस तरह से हम लोग देखिए टीवी वगैरह पे, है ना। क्या डिमांड क्या था, क्यों विरोध कर रहे थे, एक तो समय से पहले ले आए थे, है ना, एक तो समय से पहले आ गया था, 10 साल पे इसको वेरीफाई करना था, रिव्यू करना था। तो 1919 के बाद 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन लेके आ गया। तो इसके बाद लेकिन मेन डिमांड क्या था, तो जितने भी कांग्रेस थे, जितने जो पार्टी थे यहाँ के इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने डिमांड रखा कि कम से कम ये जो मेंबर है 7 मेंबर है, इसमें कम से कम एक भारतीय हो, एटलीस्ट वन, कम से कम एक भारतीय को तो डाल दो, सारे के सारे अंग्रेज रखे हो। लेकिन इस डिमांड को नहीं पूरा किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इस साइमन कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दे दिया, इसने 1930 में अपना रिपोर्ट दे दिया। अच्छा, इस रिपोर्ट में इसने क्या क्या बोला कि ये जो डायरकी सिस्टम है प्रोविंसेस में, है ना, जहाँ पे आप रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स रखे हैं, जो अभी हम पढ़े थे यहाँ पे, है ना, रिजर्व प्रोविंसेस में रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट था, ये जो डायरकी सिस्टम बनता था, बोला इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। इन्होंने रिकमेंड किया, साइमन कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया, ये जो डायरकी सिस्टम है ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है, बहुत नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रहा है कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये डायरकी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, पहला इन्होंने ये रिकमेंड किया। फिर क्या बोला कि डायरकी सिस्टम ख़त्म करके एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाए प्रोविंसेस में, है ना, ऐसा गवर्नमेंट नहीं जो वहाँ पे जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तय ना हो कौन किधर है। साथ में क्या बोला गया, एक फेडरेशन बनाया जाए, फेडरेशन मतलब एक तरह का व्यवस्था बनाया जाए जो कि पूरी एक फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया जाए, जिसमें क्या क्या कौन कौन शामिल होंगे, जितने भी ब्रिटिश टेरिटरीज हैं, है ना, यानी जितना भी ब्रिटिश इंडिया है,
और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है, जितने भी राजघराना है ना, जितने भी राजाओं के अंदर है जो एरिया, उन सब का एक फेडरेशन बना के ब्रिटिश पूरा इंडिया का निर्माण किया जाए, है ना। एक तरह से फेडरेशन वाला व्यवस्था यही होता है जहाँ पे अलग अलग लोग एक, जहाँ पे अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य किसी पैक्ट के तहत एक साथ आते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं। इस तरह की व्यवस्था को फेडरेशन बोला जाता है। तो बोला गया एक फेडरेशन बनाया जाए, है ना। ये इसके साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन था। और साथ में लेकिन कम्युनल इलेक्ट्रेट चालू रहे, कम्युनल इलेक्ट्रेट इन्होंने स्टार्ट रखा। और साथ ही यहाँ पे कम्युनल इलेक्ट्रेट स्टार्ट तो रखा ही, साथ में इन्होंने ये भी दे दिया कि सिख के लिए अलग से दे दो, इलेक्ट्रेट का व्यवस्था कर दो, है ना। एंग्लो इंडियंस के लिए अलग से इलेक्ट्रेट का व्यवस्था कर दो। ऐसा बात इन्होंने यहाँ से भी बोला, साइमन कमीशन ने ये रिकमेंड किया। अब साइमन कमीशन का तो पूरा विरोध हो रहा था भारत में, तो इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया लंदन के अंदर में। जहाँ पे शुरुआत के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी तो गए नहीं फर्स्ट राउंड टेबल में, फिर सेकंड में गए, वहाँ पे भी बात नहीं बना, है ना। इसके बाद यहाँ पे अम्बेडकर आ गए, BR अम्बेडकर साहब थे, है ना। तो उन्होंने एक और डिमांड रखा कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनके लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट का व्यवस्था किया जाए। तो गांधी जी वगैरह चले गए थे अनशन पे, आमरण अनशन पे। इसके बाद बहुत सारा पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ 1930 में जाके। यानी जो भी हो, एक तरह से कांग्रेस इससे राजी नहीं था फाइनली जाके, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी। और फाइनली साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पे इसके आधार पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पे कोई ठोस नतीजा तो निकला नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने काम का बात निकाल लिया। और इन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पे एक तरह से, मतलब हम बोल सकते हैं, जो रिपोर्ट निकाला इसको बोला जाता है वाइट पेपर बोला जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो एक तरह से रिजल्ट हम बोल सकते हैं, ए वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इस नाम से इन्होंने इसका रिजल्ट को डाल दिया कि यहाँ से ये निष्कर्ष निकला है, जो कि बाद में बेसिस बना किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ठीक है, तो ये पूरा कहानी समझ में आ गया। और बाद में इसी के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो बना है, वो इसी पेपर में जो रिकमेंडेशन किया गया था उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो हम इसके बाद पढ़ते, लास्ट है ये हमारा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम 1947 पढ़ सकते हैं, जहाँ पे फ्रीडम मिला था। वो कुछ खास नहीं है हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ध्यान से बहुत ज़्यादा खास नहीं है, कुछ बातें हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आते हैं इसके बाद फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसमें क्या था, हमारा जो संविधान है आज का, जो हमारा जो संविधान का स्वरूप है, उसमें बोला जा सकता है कि 50 से 70% इसी एक्ट को हूबहू उतार दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, सेम टू सेम यहाँ से उतार के हमारे संविधान में डाल दिया गया है। बहुत ज़्यादा जो हमारा संविधान मेल खाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मैच करता है। तो इसके तहत क्या किया गया, एक तो ऑल इंडिया फेडरेशन बना दिया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन का निर्माण कर दिया गया, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स वगैरह को सबको मिला लिया गया। प्रिंसली स्टेट्स वगैरह बहुत इसका विरोध किए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, और ये एक ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन हो गया। और क्या किया गया, बोला कि अच्छा हम लोग को तो एक चाहिए था रिस्पॉन्सिबल प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहिए था। तो इसके तहत क्या किया गया, है ना, पूरा क्लियर कट डिवीज़न ऑफ पावर कर दिया गया, है ना, डिवीज़न ऑफ पावर कर दिया गया। यानी पावर का डिवीजन, यानी जो आज हम लोग देखते हैं सेंट्रल सब्जेक्ट्स और स्टेट सब्जेक्ट, है ना, तो उस टाइम इसको बना दिया गया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में बांट दिया गया। यानी कुछ सब्जेक्ट्स जिस पे प्रोविंसेस कानून बना सकते थे, और कुछ सब्जेक्ट जिस पे सिर्फ सेंट्रल बना सकते थे, और जो बाकी था वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, जिस पे जो सब्जेक्ट्स ना यहाँ आए ना यहाँ आए,
उनको बोला गया रेसिडुअरी सब्जेक्ट। और इस पर भी कौन कानून बनाएगा? सेंट्रल ही कानून बना सकता है। अगर प्रोविंस बना दिया और कोई बाद में सेंट्रल ने भी इस पर कानून बना दिया तो सेंट्रल का कानून इस सब्जेक्ट्स पे काम करेगा। रेसिडुअरी सब्जेक्ट मतलब कुछ वैसे सब्जेक्ट्स जिसको ना प्रोविंशियल में रखा गया है ना सेंट्रल में रखा गया है। तो अगर सेंट्रल ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया है तो प्रोविंस ने बना दिया है तो उस प्रोविंस में ये कानून चलता रहेगा। लेकिन जब सेंट्रल ने भी उसी सब्जेक्ट पे कानून बना दिया तो प्रोविंस का वो कानून खत्म हो जाएगा और सेंट्रल का कानून वहाँ पे चलेगा। तो इसके तहत क्या किया गया? साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत ऑब्वियसली डायरकी वाला सिस्टम को, यानी जो राज्यों में जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स हुआ करता था, डायरकी वाले सिस्टम को एबोलिशन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। एबोलिशन ऑफ डायरकी। प्रोविंसेस में डायरकी को ख़त्म कर दिया गया। और इसके तहत किसका व्यवस्था किया गया? बोला 6 प्रांत जो है बाइकैमरलिज्म होगा वहाँ पे। जैसे राज्यों में भी हम देखते हैं, आज के टाइम में भी राज्यों में भी क्या है, बाइकैमरलिज्म बहुत सारे राज्य में है। जैसे बिहार में है ना, विधानसभा और विधान परिषद जिसको बोलते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद जो राज्यों में बाइकैमरलिज्म वाला व्यवस्था था वो लागू कर दिया गया। तो उस टाइम जो 11 प्रांत हुआ करते थे उसमें से 11 में से 6 प्रांत में 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में ये बाइकैमरलिज्म यानी 2 सदनों की व्यवस्था कर दिया गया था। कौन कौन सा वो प्रांत था? तो था एक बिहार था, बंगाल था, बॉम्बे था, एक और था मद्रास था, तुम्हारा यूनाइटेड प्रोविंस जो कि उत्तर प्रदेश है उसको यूनाइटेड प्रोविंस था, और एक तुम्हारा था असम था। तो ये इन 6 राज्यों में बाइकैमरलिज्म का व्यवस्था किया गया। ठीक है बात। अच्छा, यहाँ पे एक और काम किया गया, फिर से सेपरेट इलेक्ट्रेट का व्यवस्था किया गया, है ना। सेपरेट इलेक्ट्रेट बड़ा मुश्किल से गांधी जी बचे थे सेपरेट इलेक्ट्रेट से। गांधी जी ने बड़े मुश्किल से सेपरेट इलेक्ट्रेट जो कि SC और ST था, BR अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट में इन्होंने ख़त्म किया था। लेकिन यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रेट SC ST के लिए तो नहीं आया, लेकिन ये किसके लिए था? सॉरी, SC ST जैसे तुम्हारा सेपरेट इलेक्ट्रेट आया था तुम्हारा वोमेंस के लिए, है ना, तुम्हारा डिप्रेस्ड क्लास जो थे उनके लिए, और तुम्हारा लेबरर्स वगैरह के लिए, है ना, डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, और लेबरर्स वगैरह के लिए यहाँ पे एक तरह से सेपरेट इलेक्ट्रिक का व्यवस्था किया गया। अच्छा, साथ में यहाँ पे क्या किया गया? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका निर्माण किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। अब यहाँ पे क्या किया गया? प्रोविंसेस में भी एक सर्विस कमीशन होगा, है ना। यानी राज्य जैसे हम लोग देखते हैं BPSC है, UPPCS है, ये सब जो राज्यों का जो सर्विस कमीशन है उसका व्यवस्था किया गया। यानी प्रोविंशियल सर्विस कमीशन का व्यवस्था हुआ यहाँ पे इस कानून के तहत। और भी बहुत सारा इसमें है। RBI का व्यवस्था हुआ, है ना। और तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली कलकत्ता से, ये भी इसी के तहत हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, RBI का गठन हुआ, RBI का भी गठन इसी कानून के तहत हुआ। RBI कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935। तो ये सब व्यवस्था किया गया था हमारा, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये था। इसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में क्या है, बहुत कि किस तरह से आज़ाद होगा, बहुत सारा पूरे तरह से व्यवस्था को बताया गया। लेकिन बस एक ही इम्पॉर्टेंट है, अगर हम बता सकें यहाँ पे कि राज्यों को जितने भी जो फेडरेशन के मेंबर हुआ करते थे ऑल इंडिया फेडरेशन पे, उनको छूट दे दिया गया। आप चाहे तो इंडिया में मिल सकते हैं, आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, आप चाहे तो अलग राज्य बन सकते हैं ना। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत। तो ये सब यहाँ यही है हमारा मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के तहत पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में बहुत ज़्यादा खास नहीं है। तो ये इस तरह से हमारा
जो हमारे संविधान बनने से पहले इस तरह का संवैधानिक व्यवस्था था हमारे देशों में ना, इतनी तरह से कानून आया, बहुत सारा पॉइंट यहाँ से हमने समझे है, जैसे बहुत सारा पॉइंट्स को यहाँ से हूबहू उठा के हमारे संविधान में डाल दिया गया है। सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है। आईपीसी, जैसे हम तुमको बता रहे थे कि यहाँ पे आईपीसी का व्यवस्था किया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ गया आईपीसी, लिखे थे ना अभी हम कहीं पर, हाँ यहाँ इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 के तहत इंडियन पेनल कोड आईपीसी का व्यवस्था बनाया गया। तो ये जो विश्वास नहीं करोगे, जो अभी हमारा आईपीसी है उसमें बहुत सारा क्लॉज ऐसा है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था कि जो क्रांतिकारी वगैरह है ना, उनको दबाने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए बहुत सारा ऐसा फालतू कानून है जो अभी भी था हमारे देश में बहुत हाल फिलहाल तक। तो इसी के तहत एक हमारे देश में 2003 या 2004 के आसपास में एक मालीमत कमेटी का गठन किया गया था, जिनका काम था कि जो इंडियन पेनल कोड है जिसमें बहुत सारा ऐसा क्लॉज है, जैसा कानून है जिसका कोई ज़रूरी नहीं है आज के भारत में, है ना, उसको निकाल के ख़त्म करना। तो इस तरह का व्यवस्था हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा संविधान में जो संवैधानिक जो डेवलपमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ है, वो किस तरह से यहाँ से इस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ है। इससे पहले हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या जो हमारा संविधान है जिसके बारे में हम लोग कुछ मतलब बोल सकते हैं जागरूक नहीं थे, है ना। तो हम लोग ने यहाँ से सीखा, ठीक है बात, तो और यहाँ से एक एक करके सीखा और हमारा संविधान बना। बी आर अम्बेडकर साहब ने बहुत मेहनत करके पूरे वर्ल्ड के संविधान को पढ़ के सब जगह से अच्छा चीज़ उनको जो लगा, है ना, जो भारत के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है भारत के डेवलपमेंट के लिए, उसको भारत के संविधान में डाला। तो आई होप कि सब कुछ क्लियर हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कहीं पे हम गलती किए हो सकता है गलत भी किए हो कहीं ना कहीं कुछ, तो देख लेना और कमेंट करना हो कमेंट कर देना, बता देना कहाँ गलती किए हैं नहीं किए हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। और जितने भी वीडियोस है, जितने भी इसका नोट्स है, वो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहे हैं, वहाँ से देख लेना।